हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज 23 जून की थर्ड शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। जेन्युइन एंड ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। तुम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को बैठक कितनी बार बुलानी पड़ती है और इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रवासन विघटन का प्रबंधन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति प्राप्त है कि वह समय समय पर संसद के प्रत्येक सदनों को ऐसे समय या स्थान पर मिलने के लिए बुलाया जा सकता है जब वो उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इनकी अंतिम बैठक और अगले बैठक के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं। कौन से? समर, विंटर और मॉनसून। और अगला देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में मेज़बानी कौन से देश करेगा और ये कब और कहाँ आयोजित होगा? तो 2025 का G20 ये दक्षिण अफ्रीका मेज़बानी इसकी करेगा। और G20 का इतिहास में पहली बार लंबे समय के बाद ग्लोबल साउथ द्वारा इस फोरम की अध्यक्षता की जाएगी। 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था, 23 में अपने इंडिया में और 24 में इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में हुआ था। G20 या 20 का समूह एक अत्यंत सरकारी मंच है जिसमें 19 प्रमुख राज्य, अफ्रीकी संघ, यूरोपियन संघ शामिल हैं। यह विश्व का अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थल, जलवायु परिवर्तन, शमन व्यवस्था, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष, प्रबंधक और निर्देशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? वो बने हैं मनोज कुमार दुबे। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा और विंध्या पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो होती है नर्मदा नदी, जो कि विंध्या और सतपुरा श्रृंखला के बीच बहती है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकॉल पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होने वाली नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यह उत्तर में विंध्या पर्वत, पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी, दक्षिण में सतपुरा और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। घाटी के ऊपरी भाग में पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि निचले भाग, मध्य भाग चौड़े हैं और उपजाऊ क्षेत्र हैं जो कि खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। जबलपुर घाटी एकमात्र ऐसी प्रमुख शहरी केंद्र है इसका, और नदी जबलपुर के पास ढलान पर गिरती है, जहां 15 मीटर की ऊंचाई से एक खाई में गिरती है और धुआंधार कुहासा का बादल जल प्रवाह का निर्वात करता है। यह घाटी संगमरमर से बनी है, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से संगमरमर की चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। महेश्वर के पास नदी एक और 8 मीटर ऊंचाई वाले जलप्रपात सहस्त्रधारा जलप्रपात से उतरती है। नर्मदा के मुहाने पर कई द्वीप हैं, जिसमें आलिया बेट सबसे बड़ा द्वीप है और नर्मदा अपने 112 किलोमीटर का नौगयन है। भारतीय संविधान के कितने रिट हैं? भारतीय संविधान में हमने पहले भी देखा है 5 रिट्स हैं टोटल। जो अगर हमारे संविधान में राइट्स हमारे फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत हम उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो कौन कौन सी रिट्स हैं? ये है हमारी हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सेंट्यूरी एंड क्यू वारंटो। ये किस में आ जाती हैं? अनुच्छेद 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आती हैं 5 रिट्स। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74.4 है 2011 में, जो कि 1947 में सिर्फ 18% थी। भारत में साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से 84% की कमी है और देश की साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% प्रतिशत है और 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46 है। केरल 93.91% साक्षरता दर है वहाँ पे। लक्षद्वीप पीछा 92% से कर रहा है। मिजोरम 91.58% पर है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार देश, अरुणाचल प्रदेश 66, राजस्थान 67। ठीक। अब 2024 में आवधिक श्रम न्यायालय
सर्वे के मुताबिक 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो ये 4.9 हो गई है, 5% से घट के 1% की जो है इसमें गिरावट आई है। ग्रामीण बेरोजगार दर में अल्प गिरावट के कारण यह 4.2 आ गई है ग्रामीण वाली, और शहरी बेरोजगार दर में वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं के बेरोजगार दर में गिरावट हुई है। इससे कुल शहरी बेरोजगारी 6.7 पर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रधानमंत्री किसान योजना को WTO के ग्रीन बॉक्स में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह किसानों को सीधे आर्थिक मदद देती है जो उत्पादन स्तर में सीधे तौर पर जुड़ी नहीं होती। ग्रीन बॉक्स में वह सरकारी समर्थन योजनाएं आती हैं जिनका व्यापार पर कोई नकारात्मक विकृत प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये होता है एल्वियोली में। फेफड़ों में छोटी थैली होती है जो कि आपके द्वारा सांस लेने पर ऑक्सीजन को रखती है और अपने शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है। सांस लेने पर एल्वियोली ऑक्सीजन ग्रहण करने के कारण फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के कारण सिकुड़ जाती है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तो ये तीसरी बार जीती है, इस बार 2025 में। 2024 में मुंबई ने जीती थी। इससे पहले इन्होंने 17-18 में और 18-19 में ये खिताब अपने नाम किया है। विदर्भ ने किस टीम को हराया था? केरल को हरा के जो है ये ट्रॉफी जीती है। 30 अप्रैल 2025 को ममता बनर्जी ने किस जगह जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये दीघा में किया है जगन्नाथ भगवान का मंदिर का उद्घाटन। सम्राट अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस पदार्थ के उत्कृषण से किए गए थे? तो इनके अभिलेख जो हैं 33 अभिलेख हैं टोटल, जिन्हें जो है अशोक के स्तंभ, शिलालेख, चट्टानों या गुफाओं के दीवारों में इन्होंने जो है खुदवाया था। माइक्रोसॉफ्ट में Ctrl+M शॉर्टकट की इस्तेमाल क्यों होती है? ये नई स्लाइड को ऐड करने के लिए होती है। Ctrl+N क्यों होती है? नई प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल होता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग किसने स्थापित करी थी? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में शुरू किया था। यह भारतीय लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करने में कांग्रेस की सीमाओं को प्रतिक्रिया के रूप में उभारा। बाल गंगाधर तिलक मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो कि बॉम्बे को छोड़कर में काम करते थे और इसी समय एनी बेसेंट देश के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय थी। एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और सरोजिनी नायडू जी जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और वो पहली जो है यूपी की गवर्नर भी थी। राजस्थान की पारंपरिक नृत्य के बारे में पूछा था, अब कौन सा नृत्य था ये नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, देख लेना। 2025 की ब्रिक्स सम्मेलन में मेज़बानी किसने करी थी? इसके सारे नृत्य ही देख लेना तुम लोग। तो ब्राज़ील ने जो है 2025 में ब्रिक्स की वो करी थी मेज़बानी, जो कि 6 से 7 जुलाई को हुआ था रियो डे जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये नागभट्ट प्रथम ने गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। प्रतिहार राजवंश 8 से 11 शताब्दी तक प्रतिहार का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया था। नागभट्ट के उत्तराधिकारी हुए थे उनके भाई के पुत्र कुकुआ और देवराज थे। देवराज के बाद वत्सराज ने संभाला था, जो एक प्रभावशाली नेता साबित हुए थे राजा। और वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड ने जो है सिंधी और आंध्रा और विदर्भ पर जो है विजय प्राप्त करके साम्राज्य को नई प्रतिष्ठा पुनर्जीवित करी थी। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध नेता जो थे भोज थे, राजा भोज, जो कि नागभट्ट के जो है पोते थे। और मिहिर भोज 836 में जो है सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने जो है प्रतिहार को 46 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया और उन्हें उनका सबसे लोकप्रिय राजा माना जाता है। इन्होंने अपने पूर्वजों के विरासत को प्राप्त साम्राज्य को पुनर्गठित और समेकित किया तथा प्रतिहार की समृद्धि का युग शुरुआत करी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये इस्लामिक आंदोलन था, मुसलमानों से संबंधित था। इसकी वो किसने करी थी अध्यक्षता, मतलब कि नेतृत्व किसने किया था? वो थे सैयद अहमद खान ने। जब 1857 की क्रांति असफल हो गई थी तो उसके बाद जो है ये अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। युवा और शिक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो उसके लिए जो है इन्होंने 128,650 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है 2024-25 का, और 6.22% की जो है वृद्धि इसमें दर्शाता है।
वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण है। और प्रधानमंत्री सबको पता ही है। किस राज्य में पहाड़ों के कारण जनसंख्या विरल हुआ है? तो वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पर्वतीय भू भाग के कारण जो है बहुत कम हो गई है। 2011 जनसंख्या के अनुसार यहाँ प्रति किलोमीटर वर्ग में 17 व्यक्ति रहते थे, जो पूरे भारत में सबसे कम है। इसका कारण है कि इसका विशाल क्षेत्रफल, दुर्गम इलाका, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, इन सभी वजहों से यहाँ घर और दूसरे बुनियादी ढांचों का विकास मुश्किल है, जिससे आबादी जो है बहुत कम रहती है। ये हो जाती है तुम्हारी यहाँ पे क्लास ख़त्म। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो तुम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को जो है लाइक कर दो, तो थोड़ी सी रिकमेंडेशन में 2-4 लोगों की आ जाएगी, तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।